बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं जी आप लोग जाओगे, खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। और अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मुल्क की सियासत की बात करें तो इस्लामाबाद का जलसा पीटीआई के गले पड़ गया है। जलसे के एनओसी और मुतय्यन करदा रूट्स की खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत ने बड़ा एक्शन ले लिया है और हाल ही में मंजूर होने वाले अमन आमा कानून के तहत तहरीक इंसाफ के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, शेख वकास अकरम और जैन कुरैशी समेत मुतादिद रहनुमाओं को रात गए हिरासत में लिया गया था, जिन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। रात गए तक ये खबरें भी चलती रहीं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर लापता हैं। केपी हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने यह दावा किया है कि गुज़िश्ता शाम से वजीर आला इस्लामाबाद में थे, उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है, उनके स्टाफ का नंबर भी बंद है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान के ग्रीन सिग्नल के बाद हुकूमत की जानिब से 2 तिहाई अक्सरियत के दावे किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम की जानिब से इत्तेहादी जमातों को इशाया भी दिया गया, जिसमें अहम कानून साजी से मुतल्लिक इत्तेहादियों को एतमाद में लिया गया है। इजलास में यह बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम की हिमायत की यकीन दहानी करा दी है और इजलास के बाद हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातों ने अपने अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई और सीनियर तज्जिया निगार हैं सैयद काजी साहब। तो वेलकम करते हैं आप दोनों का। सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी शौकत साहब। शौकत साहब, हमने देखा कि जिस तरह से जलसा किया गया, खिलाफ वर्जियाँ भी की गई, सारा कुछ सामने आ गया। उसके बाद जो गंडापुर की तकरीर थी, उस तकरीर के जो कॉस्ट है ना, वो अब बाकी तमाम पीटीआई को भुगतनी पड़ रही है। तो आप समझते हैं कि ये गंडापुर साहब ने जिस तरह से तकरीर की, जिस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, बल्कि तनकीद नहीं की, धमकी आमेज़ गुफ्तगू की, उन्होंने आर्मी चीफ को निशाना बनाया, DJSPR को निशाना बनाया, सहाफ़ियों को निशाना बनाया, तो अब इसके कितने नुकसान पीटीआई को मज़ीद भुगतने पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल से इस मुल्क के अंदर एक जमहूरियत नाम की अगर कोई चीज़ होती, आइन कानून नाम की कोई चीज़ होती, तो मुझे पहले ये बताया जाए कि कल जो जलसा हुआ, पीटीआई का परसों जो जलसा हुआ, उस जलसे में क्या खिलाफ वर्जी हुई है। पहले तो आइन कानून की बात की जाए ना, फिर उसके बाद लहजों की बात हो जाए। लहजे इससे पहले भी बड़े सख्त इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप ख्वाजा आसिफ की तकरीरें उठा के देखें, अगर आप नवाज शरीफ की तकरीरें उठा के देखें, तो इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है। लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत जो है ना बुकला गई है, खौफजदा है। इतने बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं बगैर लीडर के, सही, और पुरअमन जलसा करके मुंतशिर हो गए हैं। तो आप ये सोचें कि या तो ये होता ना कि जलसे के बाद जो है कोई जुलूस निकाला जाता है या कोई तोड़ फोड़ की जाती है या कोई, तो ये तो बात समझ में आती कि भाई फिर भी इतनी बड़ी वायलेशन हो कि आप जाके पार्लियामेंट के अंदर घुस के लोगों को गिरफ्तार करें, तो फिर तो बात समझ आती कि जी बहुत बड़ा आइन की शिकनी हुई है। अब ये देखें कि जी 1 घंटा 1.5 घंटे जो है ना वो जायद तकरीरें हो गई हैं जी, जलसा लंबा हो गया है। तो आपने तो ये पूरी दुनिया ने कल परसों देखा कि आपने एनओसी जारी की, उसके बाद आपने जगह जगह कंटेनर खड़े किए, रुकावटें खड़ी की, और उसके बाद भी लोग पहुंचे, जलसा हो गया। तो आपको ये तकलीफ है, वरना आपने तो करबला बना दिया, पानी बंद कर दिया। सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा सीनियर तज्जिया का सईद काजी साहब भी मौजूद हैं, उनका मौके भी लेते हैं। सईद काजी साहब, शौकत यूसुफजई साहब जिस तरह कह रहे हैं कि कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, तमाम जो इक़दामात है, जो जलसा है, वो बिल्कुल जो एनओसी था वो मिला था उसके हिसाब से था, तो अब आपको क्या लगता है जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं उससे तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा, नुकसान होगा? देखें, बात यह है कि फायदे नुकसान से पहले तो ये कि कोई जलसा, जो भी पॉलिटिकल जलसा हो, वो कोई किसी पीरियड नहीं होता क्लास का कि इतने बजे घंटी बजेगी, इतने बजे शुरू होगा और इतने बजे खत्म हो जाएगा। हमने देखा है, मैं 10 अप्रैल 1986 को जब यहाँ ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, तो मैंने मोहतरमा के जलसा क्या अराइवल थी, और वो जमे गफीर मैंने देखा एयरपोर्ट से लेके मीनार पाकिस्तान तक, तो उसका कोई वक्त नहीं था। तो ये वक्त इस तरह से तय नहीं होते। इन दी फर्स्ट प्लेस ये या तो देते ही ना एनओसी, अब दे दिया था तो फिर उस पर अमल दरामद का दिल नहीं कर रहा था, तो इसको होने देते। देखें, चीज़ों को अननेचुरली नहीं रोकना चाहिए। अब एक जलसा हो जाता, सपोज लोग सारे आ जाते, फिर ये चले जाते, तो क्या होना था।
ये चले जाना था लोगों ने एक पावर शो। और ये बात जलसा हो या ना हो, हुकूमत की पॉपुलैरिटी या अनपॉपुलैरिटी, अपोजिशन या बल्कि बिलखुसूस पीटीआई की पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी तो सबको पता है। इस पे बेशक आप दो और आप बना के एक बहस की गुंजाइश पैदा करते रहे, एवरीबडी नोज दैट। अभी आप इंट्रो दे रहे थे ना कि मौलाना फजल रहमान क्यों नहीं जा रहे, मौलाना फजल रहमान कब हुकूमत में नहीं गए। ओ भाई, मुसीबत ये है कि हुकूमत में जाएंगे तो फिर वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किधर जाएंगे। बात मैं इसको ऐसे समझता हूँ, शौकत यूसुफ सही साहब हमारे भाई हैं, आई मेंट नो ऑफेंस, कि शायद ये इस पीटीआई के चेयरमैन से इतनी मोहब्बत शायद ना हो जितनी इन लोगों से बेजारी है लोगों को। सही, ठीक है शौकत यूसुफ साहब, अब ये जलसे की खिलाफ वर्जी का तो मामला है नहीं, मतलब एनओसी की खिलाफ वर्जी का तो मामला उस तरह से नहीं है। जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई हैं, कहा यह जा रहा है कि जो तकारीर की गई हैं अली अमीन गंडापुर की जानिब से, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो तकारीर हुई वो क्या अली अमीन गंडापुर की जानिब से सोची समझी एक मनसूबाबंदी के तहत उन्होंने ये किया, या फिर फरते जज्बात में आकर उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए? देखिए, मैं उनकी इंटेंशन के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये वही बता सकते हैं। तकरीर सख्त थी, बहुत सख्त अल्फाज थे, मगर हमारे यहाँ ये कब रवायत नहीं रही। ऐसी रवायत मौजूद है कि उसको दोहराना जो है उस पे भी आर्टिकल 6 लग सकता है जी, कि दूसरे मुल्क के लोगों को ये बताना जी कि हमने यानी पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी से एडमिट करना टेररिज्म। तो ये सारी बातें होती रही हैं। बात ये है कि मसला ये होता है कि आप लकीर की तारीख के किस जमाने में किस वक्त में लकीर की किस तरफ खड़े हैं, सही, और वही आपकी राइट एंड रॉन्ग तय करता है। तो ये सिलसिला है। मगर मैं इसको एक और एंगल से ये बात जरूर रीइंफोर्स करना चाहता हूं कि मुझे डर और खतरा ये है कि ये जितनी महादर आई, कल आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान पढ़ा जो उन्होंने लंदन में दिया है जी, कि IMF हमें डिफॉल्ट करवा रहा है। बिल्कुल, हालत हमारी क्या है, खड़े हम कहाँ हैं, एनर्जियां किधर जा रही हैं। मतलब देखें, मेरे लिए ये हमने मार्शल के मार्शल में ही हम जो है वो जवां हुए थे और वो हमने सारी चीजें देखी थी। अब तो खैर मार्शल उस तरह से नहीं है, मगर बहरहाल हुकूमत जो है वो जो रवायात रख रही है वो जमहूरी हुकूमतें नहीं किया करती। शौकत साहब, ये कहा गया मगर सवाल ये है कि इससे पहले भी मुख्तलिफ जो हुक्मरान थे उनकी जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता था, मगर जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो नामुनासिब थे। और ये भी ज़राए के मुताबिक खबर सामने आई है कि PTI की जो मेन लीडरशिप है उनको भी ये बात पसंद नहीं आई। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा से कभी भी ऐसे मौके पर अगर खिताब की इजाज़त दी जाएगी तो गंडापुर साहब को नहीं दी जाएगी। पहले उनसे पूछा जाएगा कि तकरीर आपने कौन सी करनी है, कौन से आपने अल्फाज यूज़ करने हैं और कौन से नहीं करने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ही एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अब ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि राबते जो हैं बहाल होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले जो 22 अगस्त का जलसा जो मनसूख किया गया उसके बाद ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, जो बानी PTI हैं इमरान खान, उन्होंने कहा कि ये जलसा जो था ये मैंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही मनसूख किया था और 8 सितंबर का मुझसे वादा किया गया था कि आपको उसमें फैसिलिटेट करेंगे। तो क्या कहते हैं आप इस सब में कि बहाल हो गया कोई राब्ता और वो राब्ता गंडापुर साहब की तकरीर ने खत्म कर दिया? देखिए, सिंपल सी बात बताऊं, जलसा कोई इशू नहीं है। जलसा हो गया, और लेकिन जो गिरफ्तारियां हो रही है, अगर आप ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का लहजा सख्त था, तो क्या उसका ये तरीका है कि पूरे पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाए? ये कौन सी जमहूरियत में लिखा है? ये तो मतलब इस्लाम भी आपको यानी जो बंदा गुनाह करता है, गुनाह उस सजा उसको मिलती है। ये नहीं हो सकता है कि आप को जो है ना वो धकेल दो उसमें। अब अली अमीन गंडापुर के लहजे से किसी को तकलीफ हुई है तो बात हो सकती है ना, जमहूरियत है, वो गवर्नमेंट का वजीर आला है, उससे गिला किया जा सकता है, उसको खत लिखा जा सकता है, उसको आपने 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली, उस 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कोई फूल बरसाए गए हैं, वो कि कौन से लहजा इस्तेमाल हो। अगर आप दूसरों को गालियां देंगे तो फिर एक गाली पे आप इतने खफा क्यों होते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमें अपने इदारों का एहतराम करना चाहिए, हमें इदारों को नहीं घसीटना चाहिए। ये बिल्कुल मैं इस चीज का कायल हूँ कि सियासत के अंदर हम देखें, हमारा मुकाबला इस वक्त शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के साथ है।
हमें किसी और को इस मामले में नहीं लाना चाहिए। ये कुछ चीजें होती हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गौहर ने क्या किया। बैरिस्टर गौहर ने सही। कल तकरीर की, बड़ी सैंपली तकरीर की। उसके अलावा ज़ैन कुरैशी हो गया, ये और लोग हो गए, इनका क्या कसूर है कि इनको आप शौकत जाके यूसुफजई साहब, आप पार्लियामेंट में क्या बिल्कुल दुरुस्त कसूर? फरमा रहे हैं कि आप अगर पार्लियामेंट में तकरीर में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो उसके लिए बाकायदा कानून है, वो रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता था। तो आप क्या कहेंगे कि हुकूमत की जानिब से क्यों ऐसे इकदाम उठाए गए इस मौके पर? क्यों जो दीगर रहनुमा है जिन्होंने ऐसी सख्त तकारीर नहीं भी की उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है? ये खौफजदा हुकूमत बुखला गई है। हुकूमत को सोच समझ भी नहीं आ रही थी। उन्होंने जब 40 किलोमीटर दूर जलसा रखा था एक बयाबान के अंदर, तो उनका ये ख्याल था कि लोग बहुत कम आएंगे और जो उसको हम फिर इस्तेमाल करेंगे कि जी पीटीआई में लोग अब नहीं आ रहे, मायूस हो गए। सही। लोगों के अंदर जो जज्बा था ना, वो जज्बा मेरे ख्याल से टकरा गया है गवर्नमेंट को। वो उनको पसंद नहीं आया है, वो ठीक कोई है। चीज नहीं है। देखिए, इसके बावजूद कि आपने पानी बंद कर दिया, आपने खाना पीने की चीजें बंद कर दी, वहां पे आपने रुकावटें खड़ी कर दी एनओसी देने के बावजूद, आप ये तो किसी को आप ये जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 7 बजे जलसा खत्म होना था। अच्छा, 7 नहीं 8 बजे खत्म हो गया, 9 बजे खत्म हो गया, आपको क्या तकलीफ हुई है भाई? ठीक पूरे है, पाकिस्तान को तकलीफ तो आपने दी है। ठीक है। आपने कंटेनर अब लगाया, हमने तो नहीं लगाया। हम सईद काजी पुरअमन साहब, जाके आपकी जानिब आऊंगी। सईद काजी साहब, सहाफ़ियों को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, जिस पर सहाफ़ी बिरादरी नाला नजर आती है, और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से माजरत भी की गई कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए इस पे बात करना चाहता हूँ। ये जो साफियों की बात है और जी शौकत साहब कहिएगा। देखें, हेलो, जी जी आवाज आ रही है शौकत साहब, कीजिएगा। देखें, अगर आपने अलीमीन गंडापुर साहब की स्पीच सुनी हो ना, तो ये जो बात की जा रही है कि उसने साफियों को बुरा भला कहा, देखे उसने उन साफियों को कहा, देखे मैं उनके साथ साथ ही चल रहा था तकरीबन, क्योंकि मैं तो पैदल जा रहा था, वो गाड़ी में थे। लेकिन आप ये देखें कि जगह जगह रुकावटें थे। 3 बजे रवाना हुए थे सवाबी से, 25 मिनट का रास्ता था वहां से, और 5-6 घंटों में पहुंचे। तो वो उनको थोड़ा सा गुस्सा भी था कि आपने एनओसी भी दे दी, आपने फिर रुकावटें खड़ी की, फिर लोगों को तकलीफ दी, फिर पानी भी बंद कर दिया। लोग वहाँ चीख रहे थे कि जी पानी नहीं है, खाने पीने की चीजें बंद कर दी। तो वो उस पे गुस्से में थे कि जी ये क्यों इस तरह किया आपने, क्यों एक जलसे से आप इतने खौफजदा हुए हैं। तो अगर उस वक्त अगर पीटीआई की लीडरशिप में अगर कोई खराबी होती तो वो उस वक्त भी कह सकते थे, क्योंकि पूरे रास्ते जो है ना, पूरे रास्तों में वर्कर ही वर्कर थे। वो कहते थे कि जी बैठ जाओ, धरना कर दो बस ना हुकूमत के खिलाफ। लेकिन सारे पुरअमन थे, बड़े पुरअमन अंदाज में थे। अच्छा, ठीक है शौकत साहब, आपका पॉइंट आ गया। काजी साहब, यही सवाल आपसे, जो सहाफियों को निशाना बनाया गया, क्या कहेंगे आप तनकीद का? देखिए, मैं तो पहली तो बात में ये कहूंगा कि डिसेंसी होनी चाहिए। उमर अयूब साहब ने और दीगर इनके लीडरों ने एक माजरत भी की इस पे, वो चले इनका बड़ापन है। मगर इसमें दोनों एंगल हमें देखने पड़ेंगे। देखिए, आज कितने साफियों को हम ज़हन में लाएं, मैं खुद साफी हूँ, तो हमें पहले ही पता होता है कि इनका नुक्ता नजर क्या होगा। क्या हम वाकई रिपोर्ट करते हैं? क्या कोई हमारे अंदर भी तो डिवीजन नहीं आ गई? क्या हम भी जो है वो पीटीआई के या मुस्लिम लीग नून के माउथ पीस तो नहीं बनकर रह गए? तो एक मैं ये समझता हूँ कि मैं तदरीसी बात कर रहा हूँ, एकेडमिक बात कर रहा हूँ, कि जैसे बड़े मालियाती मफादात का टकराव हमारी सियासत में हो रहा है, इसी तरीके से वो जो मफादात हैं वो सीप इन करके नीचे गए हैं, तो सहाफत भी मुतासर हुई है। सही। जिस देखे ना, वो जो कहते हैं वेयर हैव ऑल द आइडल्स गॉन। अगर आज की सियासत और आज के सियासतदानों और माजी में देखें, अपनी अपनी राय है, मगर सवाल ये है कि क्या हमारे अंदर भी डिवीजन आ गई है? क्या हम तयशुदा तज्जिए करते हैं, या हम ऑब्जेक्टिवली एक वाक़ये को देख के उस पे अपने उसके हुस्न कुबा के बारे में राय देते हैं? ठीक है सईद काजी साहब, अगर हम बिलखसूस जलसे की बात करते हैं और तकारीर का ही जिक्र करते हैं, क्योंकि अभी गिरफ्तारियां तो इसी बात पर हो रही हैं, ये कहिएगा कि क्या इस चीज़ से फ़ायदा पहुंचेगा? क्या अली अमीन गंडापुर साहब जिस गो विद द फ्लो वाले मोड में थे और उस टाइम पे जो उनके ज़हन में आया उन्होंने वो कहा, या फिर ये कोई सोची समझी, क्या कहेंगे, प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ? अगर आप टेक्निकली इस चीज को देखें, अगर ये नी जर्क रिएक्शन या पैनिक मोड में गवर्नमेंट ना जाती, तो ये जितनी तकारीर में गलत लफ्ज या लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, सही, ये
शायद पीटीआई की पॉपुलैरिटी को ये डैमेज कर देती। सही। मगर अब क्या हुआ है, आपने मजलूमियत उनके झोली में डाल दी जाके। वैसे मैं अब भी ये कह रहा हूं कि अगर आप 2022 की पीटीआई का ग्राफ देखें पॉपुलैरिटी का, तो वो बहुत डाउन जा चुका था। मेरी राय है, गलत हो सकती है, अगर 2 साल वो हुकूमत और कर लेते या टर्नओवर, तो शायद वो ये भी मुझ पर मेजॉरिटी ना होती जो उन्होंने 2018 में ली थी। सही। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? आप किस तरीके से जो है उस इस दरख्त को खुद ही पानी दे रहे हैं। सही। सियासत जो है वो इस तरह से जबर से खत्म नहीं होती। पॉपुलैरिटी, हुकूमत में अगर बैठ के आपने पीटीआई का मुकाबला करना है तो जमीन पर डिलीवर कर दें, लोग पीटीआई की तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक है, आप बिजली का बिल ठीक हो गया। काजी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। शौकत यूसुफ सईद साहब, आप ये कहिएगा सर कि अभी पीटीआई जिस सिचुएशन में है, कोशिशें की जा रही हैं कि कोई राब्ते बहाल हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई लीवरेज लिया जा सके, कोई आसानियां आ सकें, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जब मौके हों उनको बजाय के फेवर में यूज करने के, अगर वो आपके अगेंस्ट चले जाएं, तो अब पार्टी को आप किस जगह पर देखते हैं? बिलखसूस बानी पीटीआई का कोई राब्ता हुआ, उनकी तरफ से कोई पॉलिसी लाइन आई इसके बाद? देखिए, एक तरफ हुकूमत कह रही है कि अब मुफाहमत चाहते हैं क्योंकि मईशत जो है वो तबाही की तरफ जा रही है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुश्किलात हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरह क्रैकडाउन हो रहा है। तो ये हुकूमत जो है ना नालायक है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। उसका बिल्कुल साफ वाजे है कि जिस तरह काजी साहब ने कहा कि ये जितने भी गिरफ्तारियां करेंगे उसका फायदा तो पीटीआई को होगा। तो इनको क्या फायदा होगा? इनको तो सिवाय इसके जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे भी उनका लहजे का पता चल गया कि ये कौन से फूल बरसा रहे हैं। और हर रोजाना के हिसाब से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आता है तो वो यही कहता है कि जी ये तो इंतशारी है, ये तो गद्दार है। तो इसका देखे ना, वो भी तो कभी इसका रोकना चाहिए ना। वो क्यों नहीं रोकते हैं? उसके खिलाफ क्यों नहीं वो अपने वज़रा को समझाते हैं? दूसरा जो सहाफ़ियों के, मैं खुद सहाफ़ी हूँ, 18 साल तक मैंने सहाफ़त की है, एडिटर तक पहुंचा हूँ, चीफ एडिटर तक रहा हूँ यहाँ के अखबारों का। तो मतलब ये कि उसमें देखें जो उस वक्त अली अमीन साहब ने जिस जिक्र किया वो उस वक्त उन सहाफ़ियों के बारे में किया। एक तो जलसा भरा हुआ था, 20 किलोमीटर तक लोग भी सड़कों पे खड़े थे। कुछ सहाफ़ी थे जो ट्वीट कर रहे थे कि जी जलसा खाली है, तो उस पे उन्होंने कहा था और ये समझा गया कि जी सारे सहाफ़ियों को वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं, हमारे तो सारे दोस्त हैं। तो शौकत यूसुफ साहब, आपका सर कमेंट इस हवाले से भी कि ये जो इतलात आ रही हैं कि कल आपकी नज़रों से खबर गुजरी होगी, शायद दिया गया वज़ीर आज़म साहब की जानिब से इत्तेहादियों के साथ मिले, अब मौलाना फजलुर रहमान से मुतल्लिक इतलात आ रही हैं कि वो भी हुकूमत का साथ देंगे, तो किस किस्म की कानून साजी आपको लग रही है होने जा रही है? देखिए, जो भी कानून साजी ये कर रहे हैं ना, ये सारी जिंदगी हुकूमत में नहीं रहेंगे, कल ये भी अपोजिशन में होंगे। ये जरा सोचें, जो कल से पार्लियामेंट की बेतौकीरी शुरू हुई है ना, और जो जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गई हैं, और अब जो जाके ये कर रहे हैं कि जी कोई इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, अपने लिए जो कानून साजी बनाई, इनका क्या ख्याल है? सारी जिंदगी हुकूमत में रहेंगे। ये तो ये हाथ अगर इनसे उड़ गया तो ये तो हवा में है, इनके साथ तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये क्या करेंगे? ना ये जलसा कर सकेंगे, ना ये जुलूस निकाल सकेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें देखना आपका पॉइंट आ गया है। मैं समझता हूँ काजी साहब, एक आपका कमेंट चाहिए होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि 2 वीक्स के अंदर बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब को रिहा करें, नहीं तो हम खुद करवा लेंगे। तो आप क्या समझते हैं, कोई प्लान है उनके पास या फिर एक सियासी भड़की थी? देखें हम तो ऑन द फेस ऑफ इट ही बात कर सकते हैं। मैं तो खैर ऐसा कोई रिपोर्टिंग भी नहीं करता कि मेरा किसी के साथ राब्ता हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक जो फीलिंग है अपनी उसका इजहार किया और ये ओवरऑल जो है फीलिंग पाई जाती है। मगर बात ये है कि मैं ये बात जरूर कहूंगा कि सियासत के इस अरीने में, सियासत के इस खेल में इसको एक लिमिट में रख के खेला जाए। मैं सबको कह रहा हूँ, मैं एक को नहीं कह रहा। देखिए, ये चीजों को आप यानी मैं एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के इंतहाई हम्बल स्टूडेंट की तरफ मैं जिंदगी में पहली दफा इस मुल्क की मैशत बड़े बड़े बुरे दौर देखे हमने। हमारी नस्ल ने, मैं 85 से साबित कर रहा हूँ, मगर जिस नहज पे इकोनॉमिकली हम आज खड़े हैं और ऊपर जब ये मैं इस सियासत का उद्यम देख रहा हूँ, तो मैं एक सिटीजन के तौर पर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने कंपैट्रियाट्स के लिए, अपने हमवतनों के लिए खौफ में मुब्तला हूं।
कि मैं बहुत से मुल्क, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत से मुल्क, बहुत तो मैं ये शुक्रिया सूरत आपका हाल सीनियर और उसके तज्ज़ियाकार सैयद नताइज काजी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, अपना मौक़िफ़ दिया। और रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफज़ई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को दिया और इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उससे मुतल्लिक अपनी राय दी। बिल्कुल, और ये सारी सूरत हाल जो थी ये हमने कोशिश की कि आप तक पहुंचा सकें कि पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है और दीगर पार्टीज़ का मौक़िफ़ क्या है। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में पोलियो एक बड़ा मसला बन चुका है। गुज़श्ता कई दिहाइयों से हम इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं मगर नाकाम नज़र आते हैं। इसका खात्मा हुकूमत और आलमी इदारों के लिए हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहा। पोलियो के ख़िलाफ़ चलने वाली मुहिमात में अवामी आगाही और शऊर की कमी हमेशा एक बड़ी रुकावट रही है। मुल्क को पोलियो से पाक करने के लिए एक बार फिर खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। 9 से 15 सितंबर तक जारी रहने वाली इस मुहिम में 5 साल से कम उम्र के 3 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे अगले मेहमान भी हमारे जी बिल्कुल, हमारे अगले मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत हैं जो खुद पोलियो का शिकार हो चुके हैं। वो पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ स्किन स्पेशलिस्ट हैं और दूसरों के लिए कामयाबी की एक रोशन मिसाल हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर समीउल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपने पोलियो को बहुत करीब से देखा है और उसके साथ ही माशाल्लाह एक कामयाब ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। तो ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी को पोलियो ने कैसे और कितना मुतासिर किया और इसका सामना करने का आपका तजुर्बा कैसा रहा? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और मुझे पोलियो पे बात करने का मौका दिया। मैं चूँकि ज़िंदगी के बारे में आपको बताता चलूँ, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती आजकल हमारे हालात में, तो बहुत ही मुश्किल होती है। और पोलियो को जितना करीब से मैंने देखा है शायद कोई भी ना देख सके। एक माजूर फ़र्द के लिए हमारे माशरे में ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन हो। आपको हर ज़िंदगी के हर मामले में, हर जगह पे आपको मनफी रवैयों का सामना भी करना पड़ता है। आपको बहुत सी तकलीफ़ात भी उठानी पड़ती है। हमारा चूँकि माशरा एक इंक्लूसिव माशरा नहीं है जिस तरह हमारी यूरोप और दूसरी कंट्रीज़ में है, तो हमारी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत तकलीफ़ से गुजरती। आपने जिस तरह कहा कि एक डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट बनना, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। बहुत सी मुश्किल रातें हैं, बहुत सी कठिन दिन हैं जिनको शायद अल्फाज में बयान करना मेरे लिए मुमकिन ना हो और ना मैं अपने नाजरीन को शायद वो तकलीफ़ और वो पैगामात पहुंचा सकूं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में गुजारे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने देखा कि पोलियो को ख़त्म करने की बहुत कोशिशें की गई। बहुत से ममालिक जो हैं वो इससे पाक भी हो चुके हुए हैं, इवन इंडिया भी इससे पाक हो चुका है। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये भी ख़त्म नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? जी, बदकिस्मती से हम दुनिया में सिर्फ 2 ही ममालिक रह गए हैं जहाँ पे पोलियो के केसेस अब भी पाए जाते हैं और वाइल्ड पोलियो वायरस जहाँ पे जो नमूने हैं, एनवायरमेंटल सैंपल है, उसमें भी पॉजिटिव आ रहा है। हमारे चूँकि इसकी बहुत सारी वजूहात है। एक वजह अगर मैं कहूँ तो वो तो सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है तालीम की कमी, शऊर की कमी, फिर हमारे यहाँ नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो हुआ है और जो अवेयरनेस है जो हमारे, और फिर साथ साथ में ये जो है हम पे जो एक वार अगेंस्ट टेरर मुसल्लत की गई और हमारे जो हालात बने तो और हमारे हमसायों के साथ जो ताल्लुकात और जो हमारा वो रिश्ता है, जो बॉर्डर है, जो एक क्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट है, तो इस वजह से हम पोलियो को ख़त्म करने में अभी तक कामयाबी हासिल नहीं कर सके। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह वो मैं बताऊंगा तो वो यही है कि हमारे यहाँ तालीम और शऊर की कमी है। जो हमारा पैगाम है शायद हम लोग उसको वो सही तरीके से ना पहुंचा सके, या जो हमारे पोलियो के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं उनका प्रोपेगेंडा शायद इतना मजबूत हो कि हम उसको तोड़ ना सके। तो यही वजह है, लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म भी होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि आपको कब पता चला, जब आपको ये मर्ज डायग्नोज हुआ तब आपकी कैफियत क्या थी और फिर आपने किस तरह से अपनी विल पावर को मजबूत किया, ज़िंदगी का सामना फिर आपने किस तरह से किया? मेरी तो मुझे अपनी याददाश्त में नहीं है याद, लेकिन मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे जब वो मुझे कहा कहती थी कि मेरी उम्र तकरीबन 3 साल के करीब थी जब मुझे पोलियो का मर्ज़ हुआ। उस वक्त चूँकि पाकिस्तान में पोलियो का प्रोग्राम इतना ऑर्गेनाइज नहीं था तो हर सालों हज़ारों केसेस होते थे। अब तो हमारे जो पाकिस्तान में बहुत कम केसेस है, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ दुनिया में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही जी जिसमें केसेस है। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ये लोग मजबूर होते थे, बहुत ज़्यादा लोगों को पोलियो होता था। तो मुझे जब पोलियो हुआ तो फिर उसके बाद मुझे जब
चलना फिरना, शऊर और आगाही आई। हुकूमत की जानिब से मौसर कैंपेन की जाती है। आपने भी जैसा कि बताया कि पिछले ज़मानों में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन्स हैं ताकि पोलियो जैसे मर्ज पे काबू पा लिया जाए। तो आपको क्या लगता है क्यों अभी भी लोग प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं? असल में हम जो है वो ऑर्गेनाइज कैंपेन चल रही है, लेकिन हम जो है नेगेटिव बात को ज़्यादा असर लेते हैं और फिर हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया आजकल आया है तो वहाँ पे फेक न्यूज़ स्प्रेड करना और फैलाना बहुत ही आसान हो गया। पहले अगर हमारे मतलब अवेयरनेस कम थी तो अब उसके अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा है तो वो भी ज़्यादा हो गया और ज़्यादा बातें फैल जाती है। हमारे माशरे में तालीम और शऊर की कमी है। फिर हमारे यहाँ जो वार अगेंस्ट टेरर बना तो उसमें बहुत से नेगेटिव्स मतलब परसेप्शंस बनी, तो उस वजह से हम इस प्रोपेगेंडे को अभी तक तोड़ने में नाकाम रहे हैं। और जो बेसिक तालीम है और शऊर है वो अगर हम गली गली में पहुँचाए, जिसमें आपका मीडिया भी माशाल्लाह बहुत अच्छा और एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी होगी। डॉक्टर साहब मुल्क भर में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि पोलियो मुहिम जारी है। इस दौरान आप क्या पैगाम देना चाहेंगे वालिदैन को और वो लोग जो कि इससे नापसंद करते हैं या अपने बच्चों को अभी भी नहीं लगवाते? मैं तो हर प्रोग्राम में, हर इंटरव्यू में अपना यही पैगाम देता हूँ कि खुदा अपने बच्चों पर रहम करे, अपने बच्चों को माजूर होने से बचाए, क्योंकि जिस तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी मैं नहीं चाहता किसी और का बच्चा इस तरह ज़िंदगी गुजारे, और हमारे माशरे में कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा माजूर हो, उनको उस मनफी रवैयों का सामना करना पड़े जिनको लोग मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं, उनको बीक तक भी नहीं देते। और हमारा माशरा क्योंकि एक इंक्लूसिव माशरा नहीं है तो फिर यहाँ पे तो ज़िंदगी गुजारना आलमोस्ट नामुमकिन ही हो जाता है। उनकी ना शादियाँ होती है, उनकी ना कारोबार चल सकते, उनको ना जॉब मिल सकती है। और एक जो है मैं कहता हूँ कि एक कवि मोमिन जो हमारी हदीस है कि वो एक जो माजूर है वो उस मोमिन से बेहतर है, तो ना इबादत से ही हो सकती है। हम लोग चूँकि बच्चों से सब लोग ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बच्चे सबके सांझे होते हैं, तो मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि खुदा अपने बच्चों के सेहत का ख्याल रखे, अपने बच्चों पर रहम करे, उनको पोलियो के 2 कतरे हर बार जो 5 साल से कम उम्र के और हर बार ज़रूर पिलाए, अपने घर में पोलियो टीम्स को वेलकम करे और उनका शुक्रिया अदा करे कि वो आपके बच्चों को इस मोहल्ले के और इस माजूर बीमारी से बचाने में आपकी मदद करी, आपके साथ ताउन कर रही है। और अल्लाह ना करे कि किसी का भी बच्चा माजूर है, अपने बच्चों को माशरे का एक मुफीद शहर बनाए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बात की। डॉक्टर समीउल्लाह साहब स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ जो थे, और शहरबानो बड़ी खूबसूरत बात की कि इस वक्त पोलियो की कैंपेन तो जारी है, तो वालिदैन बिल्कुल प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो, फेक न्यूज़ का शिकार ना हो और अपने बच्चों से और अपने आप से भी मोहब्बत करें। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं यंग पाकिस्तानी टैलेंट की। तो पाकिस्तान में आए दिन ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि किसी अस्पताल की नर्सरी से नौमौलूद को चुरा लिया गया है या वार्ड से कोई अगवाकार खातून झांसा देकर बच्चे को मां की गोद से लेकर फरार हो गई है। हमारे लिए तो ये खबर ही होती है, मगर इसका दुख वही वालिदैन जानते हैं जिनका लख्ते जिगर गुम हो चुका होता है। कराची से ताल्लुक रखने वाले 9वीं जमात के होनहार तालिबे इल्म ने ऐसे बेबस वालिदैन की मदद करने का फैसला किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसा सिक्योरिटी मॉडल तैयार किया है जो नौमौलूद बच्चों के अगवा को रोकने में मददगार साबित होगा। अगर कोई मशकूक सरगर्मी या हरकत होती है तो ये सिस्टम फौरी तौर पर अलर्ट जारी करता है ताकि फौरी कार्रवाई की जा सके। ये सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसकी तैयारी में कितना वक्त और पैसा खर्च हुआ, ये जानेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं मोहसिन अली। तो मोहसिन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो बहुत मुबारक, आपने बहुत अच्छा एक काम किया, बहुत से पेरेंट्स के लिए ये काम आएगा। और ये बताइएगा सिक्योरिटी मॉडल के मुतालिक हमें कुछ बताएं, किस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करती है और इसको ख़रीदना आसान होगा क्या? बेसिकली मैंने इसमें 5 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है, आर्डिनो का, लेज़र का, लेज़र सेंसर का, एलईडी का और बजर का। इसमें मैंने बेसिकली लेज़र को 3 मिरर्स के थ्रू रिफ्लेक्ट करवा के लेज़र सेंसर पे आके एमिट करवाया है। अगर लेज़र अपने सेंसर पे आने से ब्लॉक हो जाती है तो फिर आर्डिनो कमांड देगा, ऑर्डर देगा एलईडीज और बजरों के वो ऑन हो जाएंगे, जिससे सब अलर्ट हो जाएंगे। मोहसिन, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी सिस्टम की तैयारी में आपको कितना वक्त लगा है और खर्चा कितना आया इस सारी सिस्टम पर? इसकी टोटल ड्यूरेशन 24 आवर्स की थी और खर्चा इसकी कॉस्ट तकरीबन 5 से 6,000 के दरमियान की। ओके मोहसिन, ये बताइए कि नौमौलूद बच्चों के अगवा को रोकने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम बनाने का ये आइडिया कहाँ से आया?
ये आइडिया न्यूज़ चैनल्स और ख़बरों से मेरे जहन में उजागर हुआ। मोहसिन, ये कहिएगा कि क्या आपने किसी अस्पताल में अपने सिक्योरिटी सिस्टम का अमली मुजाहरा या तजुर्बा किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया इंशाल्लाह, लेकिन आगे फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा कि आगे अस्पताल में इसको इंस्टॉल कर सकूं। ओके, मोहसिन, आपके ख्याल में ये सिक्योरिटी सिस्टम कमर्शियल बुनियादों पर या आम आवाम की रसाई तक कब तक आएगा? बेसिकली ये बात जो है, ये चीज़ आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है और आपके इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप इसको लोगों के दरमियान में कितना फैलाते हैं। लेट सपोज हम खबरों में एक दफ़ा सुनते हैं कि भाई किसी बैंक से पैसे चोरी हो गया, फिर किसी हॉस्पिटल से कोई नामालूम अगवा हो गया, खुदा ना खास्ता। तो फिर जो लोग होते हैं उसको एक दो दफ़ा सुनते हैं और उनके जहनों से मिट जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, इस प्रॉब्लम का कोई हल निकाला जाए, तभी मैंने ऐसे लेजर सिक्योरिटी सिस्टम को बनाया, इसको इन्वेंट किया कि ताकि हम इसको इंस्टॉल करके इस प्रॉब्लम को रोक सकें। ये बताइएगा कि क्या आपने इस प्रोजेक्ट को मजीद बेहतर बनाने या इसमें इजाफी फीचर्स शामिल करने का कोई मंसूबा बनाया है? जी मैंने बनाया, इसमें मैंने सोचा है कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर मजीद इसको मॉडर्नाइज कर सकूं। कैसे करूंगा कि मैं इसके अंदर एक स्पीकर लगा दूंगा, मतलब एक टाइप ऑफ एक सायरन लगा दूंगा। जब भी लेट्स सपोज एक एरिया है, उसके अगर कोई साउथ की बैकवर्ड पीछे वाले डायरेक्शन से कोई अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो फिर स्पीकर से ऐलान होगा कि भाई इस डायरेक्शन पे, मतलब इस चीज से एरिया के साउथ पे यहाँ से कुछ हो रहा है। मतलब जो डायरेक्शन होगी ना, जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी, वहाँ पर वो स्पीकर से ऐलान हो जाएगा। ओके, ये ट्रैक कहाँ काम करेगा? मोहसिन, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? इस टेक्नोलॉजी को आगे लेकर चलेंगे या फिर कुछ और सोचा है? जी मैं इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में रोबोटिक्स डेवलपमेंट और मशीन डेवलपमेंट के शोबे में काम करने की बहुत ख्वाहिशमंद हूँ। मेरे दिल में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। और इसका एक और आइडिया मैंने सोचा है कि मैं अलग प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मतलब एक कलर सेग्रीगेशन के नाम से, कि जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स को डालूंगा कि जो उनको सॉर्ट करके उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे आके पुट कर दूँगा। मोहसिन अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, बड़ी ही नेक काविश, और हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आप इसी तरह से काम करते रहें और जो सिस्टम आपने बनाया है वो इसी तरह से लोगों की मदद करे। और शहर बानो, बड़ी अच्छी बात है ये, हम लोग कई इस तरह के वाकयात देखते हैं कि रोज़ाना होते हैं अस्पतालों में, और इसमें नॉर्मल बच्चे अगवा हो जाते हैं। और ख़ासतौर पर जो गवर्नमेंट के अस्पताल है वहाँ पर ये वाले वाकयात बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो वार्ड होता है बहुत रशी एरिया होता है। कोई भी आता है, वहाँ की हालत ज़ाहिर है उस तरह से नहीं होती। अगर आपके पास अटेंडेंट नहीं मौजूद और प्रॉपर बच्चे को नहीं देख रहा, तो कोई भी नर्स बनकर आकर आपका बच्चा उठा के लेके जा सकता है कि मैं इसको चेकअप करवाने के लिए लेके जा रही हूँ, जो कि गलत है। तो बाद में इस तरह के बहुत सारे मामले होते हैं। अपने बच्चे को खोना बहुत बड़ी तकलीफ़ है। बहुत अच्छा इक़दाम है। पाकिस्तान के बच्चों में बहुत टैलेंट है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की कमी है। तवज्जो अगर दी जाए हुकूमती सतह के तौर पर, तो हम बहुत आगे निकल जाए। बिल्कुल जी। और एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। ख़बर है लंदन से, और ख़बर ये है कि जी कि पाकिस्तान ने एक और आलमी एजाज़ अपने नाम किया है। बरतानिया के लेजेंडरी बिस्ले रेंजेस में होने वाले लॉन्ग रेंज शूटिंग के मुकाबलों में पाकिस्तानी निशानाबाजों ने 3 गोल्ड के साथ 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 11 मेडल्स अपने नाम किए हैं। ये चैंपियनशिप 3 से 8 सितंबर तक जारी रही और इसमें दुनिया के 18 ममालिक के तकरीबन 160 शूटर्स ने हिस्सा लिया। और पाकिस्तान की जानिब से शूटर्स के दस्ते ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, गोल्ड मेडल जीते, और जीतने वालों में जुनैद खटक और अहमद जावेद शामिल हैं। जबकि FTR कैटेगरी में पाकिस्तानी टीम ने इनफरादी तमगों की भी मुतादिद इनामात जीत लिए हैं। हमारी जानिब से पाकिस्तानी टीम को इस जीत पर बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ करते हैं कि आप हमेशा ऐसे कामयाबियां समेटते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और जैसे कि पहले भी कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ और थोड़ी बहुत तवज्जो की कमी है। अगर वो पूरी सराहने की जरूरत है। हाँ, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। कीमत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और अब खेलों की कुछ बात कर लेते हैं। तो नाजरीन, पेरिस में जारी पैरा ओलंपिक्स गेम्स में हिस्सा लेने वाले वाहिद पाकिस्तानी डिस्कस थ्रो प्लेयर हैदर अली ने 52.54 मीटर की डिस्कस थ्रो फेंककर कांसे का तमगा जीत लिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस बड़ी और अहम कामयाबी पर हैदर अली को बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं। क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश के हाथों तारीखी शिकस्त के बाद कप्तान की
तब्दीली की अफवाहें और खबरें गर्दिश कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल का लाहेअमल तय करने के लिए 22 सितंबर को एक आला सतही इजलास और वर्कशॉप का फैसला किया गया है, जिसे कनेक्शन कैंप का नाम दिया जा रहा है, जिसमें चेयरमैन पीसीबी, रेड बॉल और व्हाइट बॉल के कोचेज समेत दीगर डिपार्टमेंट के सरबराह जो हैं वो शिरकत करेंगे। नए कप्तान का फैसला किया जाएगा, लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि जी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब आइंदा माह 7 अक्टूबर से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है और ये खबरें आ रही थी कि स्टेडियम्स की ताज़ीनो आराइश की वजह से हो सकता है कि यूएई मुंतकिल कर दी जाए, मगर चेयरमैन पीसीबी ने इन खबरों को मुस्तरद करते हुए बताया है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज मुल्तान और रावलपिंडी में खेली जाएगी। उन्होंने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लाहौर और कराची के स्टेडियम्स मुकम्मल जो है वो रेडी किए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और भारत समेत तमाम टीमें पाकिस्तान आए। चेयरमैन पीसीबी ने यह भी ऐलान किया कि इस्लामाबाद में दुबई जैसा नया स्टेडियम बनाया जाएगा और एबटाबाद में भी इंटरनेशनल स्टेडियम तामीर किया जाएगा। क्या बात है, जिस पर बात करेंगे हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं सैयद याह्या हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया याह्या, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। 7 अक्टूबर से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। इससे पहले कप्तान की तब्दीली की अफवाहें भी सामने आ रही हैं। शान मसूद की तब्दीली का कितना बड़ा इम्कान आपको नजर आ रहा है, हो सकता है ऐसे? देखिए, बात दरअसल ये है कि यहाँ पर हर कोई जो है वो अपने अंदाजे और अपने तज्जिए पेश कर रहा है और इस वक्त सिचुएशन ये है कि क्राइसिस है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि किसी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जहन बना लिया है कि बाबर आजम, जिनको मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक व्हाइट बॉल टीम का कप्तान मुकर्रर किया था, शायद अब वो यू टर्न लेने जा रहे हैं और बाबर आजम, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अगले मरहले में नहीं पहुंची, पिछले साल पाकिस्तान आईसीसी 50 ओवर के वर्ल्ड कप में अगले मरहले तक नहीं पहुंचा था, दोनों टूर्नामेंट में पाकिस्तान पहले मरहले से बाहर हो गया था। इम्कान इस बात का आप रद्द नहीं कर सकते कि बाबर आजम जो है उनको अपनी कप्तानी बचाना व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो है वो इतना आसान होगा नहीं। लेकिन ये जो वनडे टूर्नामेंट है और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, ये अहमियत की हामिल है और अभी ये कहना कि मोहम्मद रिजवान जो है वो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे, ये कब्ल अज़ वक्त होगा और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक साबिक टेस्ट कप्तान जो है वो काफी जोर लगा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड जो है वो मोहम्मद रिजवान अगर ऐसा हो जाता है तो ये कितना फायदेमंद है पाकिस्तानी टीम के लिए? किस बारे में? अगर तब्दीली हो जाती है, मोहम्मद रिजवान अगर बन जाते तीनों फॉर्मेट्स में। नहीं अजीम, मैं आपका सवाल समझ या सवाल ये कि जी अगर मोहम्मद रिजवान बन जाते हैं तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान तो कितना बेहतर होगा टीम बेहतर होगा कितना टीम के लिए? देखिए, मोहम्मद रिजवान की अपनी कारकर्दगी जो है वो सवाल उठा रही है और क्रूशल मरहले पर पाकिस्तान टीम के लिए वो बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे हैं और जिन 3 ग्रुप्स का पाकिस्तान क्रिकेट में तस्करा किया गया उनमें मोहम्मद रिजवान का नाम भी शामिल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहम्मद रिजवान के हवाले से काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अगर आपको याद हो तो मोहम्मद रिजवान को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले जो है वो नायब कप्तानी से हटाकर सऊद शकील को जो है वो नायब कप्तान बनाया गया था। शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो नायब कप्तानी से हटाया गया और उनको जो है वो कप्तानी से भी हटाया गया और आईसीसी वर्ल्ड T20 में उनकी जगह बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था। ये दोनों इस बात के इशारे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को क़यादत के मनसब पर फिलहाल देखने का जो है वो ज्यादा मुतमन्नी दिखाई नहीं देता। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि अगर उनको आप नहीं कप्तान बनाना चाहते तो फिर वनडे कप में वो कैसे कप्तानी कर रहे हैं? तो देखें, वनडे कप में कप्तानी का फैसला जो है वो मेंटोर ने किया है और मेंटोर जो हो गए आपके, ये पाकिस्तान क्रिकेट में फैसलों का अख्तियार इनके पास नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में फैसलों का अख्तियार चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी और जो आपके रेड बॉल टीम के और व्हाइट बॉल टीम के कोच हैं वो करेंगे कि किसको खेलना है किसको नहीं खेलना। ये जो आपके मेंटोर हैं ये सिर्फ इस चैंपियंस कप तक ही महदूद है। अच्छा याह्या, हमने बाबर आजम की जो हालिया परफॉर्मेंस देखी है बड़ी मायूस कुन रही और जाहिर है पाकिस्तान में जितनी फैन फॉलोइंग है बल्कि इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड प्लेयर हैं वो, उनकी नाकामी की वजह क्या लगती है, उनके डाउनफॉल की वजह क्या है इब्तदाई तौर पर? देखिए राना अजीम साहब, बात दरअसल ये है कि आपने वो सुना होगा कि क्लास परमानेंट फॉर्म टेम्पररी। बाबर आजम 16 टेस्ट इनिंग में कोई 50 कर नहीं पाए हैं
और उनकी आईसीसी वर्ल्ड टी20 में बतौर कप्तान कारकर्दगी सबके सामने है। और पाकिस्तान टीम की बैटिंग में बाबर आजम का एक बड़ा नुमाया नाम है, अहम मुकाम है, और वो रन नहीं कर रहे। पाकिस्तान टीम की नाकामी की एक बड़ी वजह ये भी है, क्योंकि बाबर आजम अगर रन करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छे रन करेगी। बाबर आजम क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत में एक सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबर आजम खुद अपने ऊपर जो है वो फिलहाल एतमाद खो बैठे हैं, और जो हालिया अरसे में सूरत हाल पैदा हुई है उनकी कप्तानी को लेकर, क्रिकेट बोर्ड में जो है वो पैदर पे तब्दीलियों को लेकर, ये सारी चीजें जो हैं वो बाबर आजम के। अच्छा ये अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि क्लास परमानेंट एंड फॉर्म टेम्पररी, तो लगता तो यही है कि हमारी जो पूरी क्रिकेट टीम है फिर वो जब फॉर्म में हो तो ही परफॉर्म कर पाती है। कोई क्लासी प्लेयर है नहीं हमारे पास जो कंसिस्टेंट प्लेयर हो। देखिए राना, बात दरअसल ये है कि ये फॉर्मूला तो हर किसी पे ही अप्लाई होता है, जिंदगी के हर शोबे में ही अप्लाई होता है। लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आप सुबह अपने घर से जो है वो लड़कर निकले होंगे, तो फिर आप इस मॉर्निंग शो में भी जो है वो सही तौर पर 100% दे नहीं पाए। तो बात दरअसल ये है कि आपको हर जगह काम एंड कूल रहना पड़ेगा, और आपकी एक जगह की जो परफॉर्मेंस है अगर खराब है तो उसका असर बाकी सारी चीजों पे पड़ता है। इंसान है, और इंसान जो है वो खताओं का पुतला है, रोबोट नहीं है, और एहसास जज्बात के साथ आगे बढ़ता है। तो जहाँ तक बाबर आजम की आपने बात की, तो बाबर आजम की कारकर्दगी में जो एक गिरावट आई है, एक तो बुनियादी वजह यह है कि अब सारी टीमों ने उनको देख लिया है, उनके हवाले से काम कर लिया है, उनकी खामियों को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, हाईलाइट कर लिया है, और वो उनके कमजोर पहलुओं के ऊपर आकर अटैक करते हैं। तो डेफिनेटली बाबर आजम को अपने हवाले से काम करने की जरूरत है। वो ज्यादातर T20 क्रिकेट खेलते रहे हैं, जो आपकी रेड बॉल क्रिकेट है उसमें वो आए हैं। रेड बॉल क्रिकेट इस बात की डिमांड करती है कि आपने काम रहना है, कूल रहना है, लंबी इनिंग खेलना है, खराब गेंदों का इंतजार करना है, अच्छी गेंदों को लेफ्ट करना है। तो वक्त के साथ सीखेंगे बाबर आजम। या चमन पीसीबी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और भारत समेत तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार जो है तासुब पसंद, वो अपनी भारतीय टीम को पाकिस्तान आने देगी? देखिए शहबानो, भारत क्या सोचता है, बीसीसीआई क्या सोचता है, ये हमारा और आपका मसला नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम वक्त के ऊपर लाहौर, पिंडी और कराची के स्टेडियम को तैयार करें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो डेडलाइन है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, उनको अच्छे तरीके से मीट करें, इंग्लैंड को अच्छे तरीके से पाकिस्तान में होस्ट करें, आने वाली सीरीज में जो है वेस्ट इंडीज को होस्ट करें, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई सीरीज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ होस्ट करनी है, उसको करें। और हमें नहीं सोचना चाहिए कि भारत को आना या नहीं आना, ये फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के खाते में छोड़ देना चाहिए। ये हमको सोचने की जरूरत नहीं है। भारतीय मीडिया में बड़ा शोर है कि जी भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए मुझे लगता है कि भारत की टीम आएगी। हमें बातों से नहीं, अपने काम से जो है वो तासुब पैदा करना चाहिए। तो परफॉर्मेंस तो जितनी मर्जी दिखा दें या लेकिन पॉलिटिसाइज करने से तो भारत बाज नहीं आएगा, क्योंकि अब तो जय शाह की भी तरक्की हो चुकी है, वो अब आईसीसी के बड़े टॉप ओहदे पे हैं। जी आपने वजह फरमाया, और ये भी मीडिया के जहन की तरह है कि जी अब जय शाह आ गए हैं तो जय शाह जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। उनके हाथ में है ही नहीं पाकिस्तान भारत की टीम को भेजना। पाकिस्तान और भारत का, पाकिस्तान का भारत में, भारत का पाकिस्तान में खेलना, ये फैसला हुकूमतों ने करना है, ना तो बीसीसीआई ने करना है, ना पीसीबी ने करना है। ये फैसला तो हुकूमत की मंशा और मर्जी से होगा। अगर पाकिस्तान नहीं चाहेगा, क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अपनी टीम इंडिया नहीं भेजनी, अगर इंडिया नहीं चाहेगा तो उनका क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता कुछ। तो इन चीजों का फैसला पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों ने करना है, क्रिकेट बोर्ड ने नहीं करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया याह्या हुसैनी, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और पाकिस्तान की जो खेलें इस वक्त जारी हैं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की जो सिचुएशन है बिलखसूस क्रिकेट की, उससे मुतल्लिक अपना तज्जिया दिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। बात करेंगे तालीम की। तालीम एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। किसी भी कौम या माशरे की तरक्की के लिए सबसे जो अहम किरदार अदा कर सकती है चीज़, तो वो तालीम होती है। तालीम ऐसा हथियार है जिससे हम हकीकी मानों में माशरे में इनकलाब ला सकते हैं। नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत से ही मुल्क और कौम की तरक्की की राह गामज़न हो सकती है। इस हवाले से हुकूमत मुल्क में शरअ ख़वानगी बढ़ाने के लिए कोशिश करती नज़र आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 16 साल की उम्र के 2,53,70,000 बच्चे इस वक्त
वक्त स्कूल से बाहर हैं। उनमें से 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे किसी स्कूल गए ही नहीं, जबकि 53,40,000 बच्चे किसी न किसी स्टेज पर स्कूल गए और छोड़ कर आ गए। इन बच्चों की तालीम देने के लिए हुकूमत काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से स्कूल ना जाने वाले बच्चों को स्कूल में लाने के लिए तालीमी एमरजेंसी नाफिज की गई। ख्वानगी में इजाफे के लिए बेनज़ीर तालीम वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। चंद दिन पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने बताया कि तमाम अजला में लड़कों के लिए 4,000 जबकि लड़कियों के लिए 4,500 रुपये तक से माही वजीफ़ा दिया जा रहा है और मजमूई तौर पर ये 97 लाख बच्चे बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उसके साथ साथ कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए भी 1 लाख से ज़ायद जो है वो ग्रेजुएशन प्लान सामने लाया गया है। तलबा को स्कॉलरशिप भी दी जाएंगी। हुकूमत की कोशिशें ये हैं कि अपनी जगह पर, लेकिन हमें ख़ुद से भी कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरह से इन तमाम तर मामलात में एजुकेशन को आगे लेके जा सकते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर मनसूबाबंदी कमीशन ने भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस और इंडेक्स रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें तालीमी बहरान को मुआशी बहरान से भी बदतर करार दिया गया है और बताया गया है कि इस्लामाबाद के अलावा मुल्क का तालीमी निज़ाम जो है वो नकारा हो चुका है और मुल्क भर के 134 अजला में से तालीमी निज़ाम की कारकर्दगी इंतहाई बुरी दिखाई देती है। जी बिल्कुल, शरह खानगी बढ़ाने के लिए हुकूमती कोशिशें कितनी कारगर साबित हो रही हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे बड़े 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मोइनुद्दीन वानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप वफाकी सेक्रेटरी बराए तालीम हैं। इसके अलावा शाहिद वारसी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, CEO आफाक हैं और माहिर तालीम हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले गुलाम मोइनुद्दीन वानी साहब, आपसे सवाल सर कि मई में वज़ीर-ए-आज़म ने तालीम एमरजेंसी नाफिज की थी, ये बताइएगा कि अब तक इसका कितना फ़ायदा हुआ है? मेरा नाम मोइनुद्दीन वानी है, पहले मैं सब क्लियर कर दूं, गुलाम नहीं है सर। जी मोइनुद्दीन वानी सर, पहले नाम करेक्ट कर दूं। दूसरा सर, जो इमरजेंसी की बात की थी सर, ये कॉन्टेक्स्ट ये था कि जब ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की रिपोर्ट आई, जिससे ये फिगर आई 2 करोड़ 60 लाख वाली थी, तो ये इसने अलार्म रेज किया कि बहरहाल अगर ये 18th अमेंडमेंट हो गई है, डेवोल्यूशन हो गई, स्टिल इट्स अ नेशनल इशू, ये कौमी इशू है और हमें मिलकर इसको काम करना पड़ेगा। ये साइलोज में काम नहीं हो सकता। जब तक हम कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव तरीके से काम नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि तालीम का इशू, हम इसको सिर्फ वजारत तालीम या सिर्फ तालीमी जो एजुकेशनिस्ट हैं उस तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये फाइनेंस का भी इशू है, ये प्लानिंग का भी इशू है, ये हेल्थ का भी इशू है, ये पॉवर्टी का भी इशू है, पॉपुलेशन, इन तमाम का कलेक्टिव इम्पैक्ट तालीम पे हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करेंगे, आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो तालीमी उस पर हिट होता है। अगर आप बच्चों की स्टंटिंग को एड्रेस नहीं करेंगे, उनकी हेल्थ मैलन्यूट्रिशन को एड्रेस नहीं करेंगे, वो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, फिजिकली वो एक्टिव नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। आप रोड एक्सेस का इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप पावर आउटेजेस का इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप पॉवर्टी का इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में होलिस्टिकली आएगी। आपको ओवरऑल इकोनॉमी को भी एड्रेस करना पड़ेगा, लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा, टीचर्स की इंडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके ये इशू एड्रेस होगा। छोटी सी बात मैं आपको कह दूं, ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर है, अगर पिछला सर्वे देखा जाए तो ये नंबर परसेंटेज वाइज कम हुआ है, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन बढ़ी है इसलिए नंबर बढ़ गया है। तो बात यह है कि पॉपुलेशन को भी कंटेन करना बड़ा जरूरी है और पॉपुलेशन को कंटेन करने के लिए एजुकेशन बड़ी जरूरी है। तो अब ये चिकन एग बन गया है, तो दोनों इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी जो करंटली पिछले साल। ठीक है मोइनुद्दीन साहब, आपका पॉइंट आ गया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शाहिद वारसी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कितना बड़ा ये नुकसान है बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कि 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस वक्त स्कूल में मौजूद नहीं है, स्कूल की शक्ल ही नहीं उन्होंने देखी। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने इनवाइट किया। इसमें तालीम के हवाले से 2 चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के। एक तो लिटरेसी का मामला है, जिसमें आपने कहा कि 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते जी, और दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो क्वालिटी का भी है। जो स्कूल जाते भी हैं उनकी भी सूरत हाल बहुत ख़राब है। जो स्कूल नहीं जाते, उस हवाले से जितनी स्टडी की गई है उसके नतीजे में जो स्पीड है हमारी लिटरेसी रेट को बढ़ाने की, उसमें तो हमें अगले 50 साल तक लिटरेसी रेट का 100% होना मुमकिन नज़र नहीं आता। उसकी वजह जब आप पिछले 4-5 साल का डाटा लेंगे और उसमें जो प्रोग्रेस लेंगे उससे आपको अंदाज़ा होगा। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 6 करोड़ 31 लाख के करीब 71 लाख के करीब बच्चे हैं जो 5 से लेकर 16 साल तक के हैं, जिन्हें स्कूल में होना चाहिए। अब उन 5 यानी जो होना चाहिए, उनमें से सिर्फ आप 2 करोड़ 20 लाख के करीब जो है, 3 करोड़ 20 लाख के करीब ये बच्चियाँ हैं और इनमें भी 1 करोड़ 38 लाख वो हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, जो कि इसका 43% बनती है। अब
एक बड़ा चैलेंज ये है कि इनके लिए लिटरेसी कैसे इन तक एजुकेशन को हम लेके जाएं, और दूसरा जो बड़ा चैलेंज जो मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया वो ये है कि ग्रेड 5 के बच्चे हमारे यहाँ के स्कूलों के 2 डिजिट के डिवीजन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि 24 को अगर उनसे 2 से डिवाइड करने को दिया जाए तो वो नहीं कर सकेंगे, 2 सिलेबल वर्ड जो है वो नहीं पढ़ सकेंगे, और ऐसे बच्चों की तादाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई 50% के करीब है। तो पाकिस्तान इस वक्त लिटरेसी रेट के हवाले से भी नाइजीरिया के बाद आप कह लीजिए कि नाइजीरिया और पाकिस्तान यही 2 ममालिक हैं दुनिया में जहां आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनकी तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और अगर आप साउथ एशिया का डाटा ले लें तो साथ में स्कूल के साथ साथ यूनिवर्सिटी का भी डाटा अगर आप लें तो पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी की एज के बच्चे हैं वो सिर्फ 8.5% जो यूनिवर्सिटी जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप बांग्लादेश और अगर इंडिया को देखेंगे तो बांग्लादेश में 15% और इंडिया में 27% जाते हैं। तो हायर एजुकेशन की तरफ भी सूरत-ए-हाल ठीक नहीं है और स्कूलों की तरफ भी सूरत-ए-हाल ठीक है। मोहिउद्दीन वानी साहब, अभी शाहिद वारसी साहब ने जिस तरफ निशानदेही की है, आपने बताया कि ठीक है ये एक मेजर प्लानिंग रिक्वायर्ड है, हेल्थ का मसला है, प्लानिंग का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, लेकिन जो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, जो तालीम हासिल कर सकते हैं, उनको भी मयारी तालीम नहीं मिल रही है। बिल्कुल, डेफिशिएंसी इन इंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग है, एम्बेड किया है, टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया गया। यही तो वो प्लान है जो अब रोल आउट हो रहा है कि आपने 3 किस्म के मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी अपनाने हैं। एक तो आपने जो फाउंडेशन मॉडल है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, सिंध एजुकेशन, केपी, इनको एक्सपेंड करना है ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम प्राइवेट सेक्टर की बेस्ट प्रैक्टिसेस से बच्चों को ज्यादा एनरोल कर सकें। दूसरा, टेक्नोलॉजी को एम्बेड करना है। दुनिया भर में अब ब्लेंडेड लर्निंग का मॉडल आ गया है, तो जहां स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन इंटरनेट चलता है, स्मार्ट स्क्रीन्स हैं, बच्चे वालिदैन के पास मोबाइल है, उनको भी एक्सेस मिल रहा है। तो आपने इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट करना है। तीसरा सर ये है कि लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना है, एक्सेस टू स्कूल, और थोड़ा बहुत जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर मौजूद भी है तो उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है। क्वालिटी ऑफ लर्निंग में अब आप देखें सिंध ने लाइसेंसिंग का स्टार्ट किया है, इस्लामाबाद में भी हमने एक नियत प्रोग्राम डिजिटल ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स का किया है। तो ये दूसरी बात जो वारसी साहब ने बात की है, ये एक दिन का इसका रेडिकल सोल्यूशन नहीं आएगा, इट विल टेक 5 to 10 years। लेकिन अगर हम अपनी डायरेक्शन ठीक कर दें, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को ह्यूमन डेवलपमेंट में, टीचर्स रिडक्शन की क्वालिटी में, उनकी ट्रेनिंग में, उनके कैरियर ग्रोथ में, मोहिउद्दीन साहब, हम देखते हैं कि एक तरफ तो तालीमी इमरजेंसी नाफिज की जाने की बातें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में 3500 स्कूल बंद कर दिए गए क्योंकि वहाँ पर असातिज़ा की कमी है। तो क्या कोई असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए कोई प्लान नहीं है हमारे पास? देखिए, उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमारे साथ इन टच है, और जो मेरे नॉलेज में है उनके 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें अर्ली चाइल्डहुड सेंटर भी हैं और भी एजुकेशन की एलोकेशन में उन्होंने इजाफा किया। इस दफ़ा बलूचिस्तान ने अपने बजट में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। दूसरा, ये जो क्लोजर ऑफ स्कूल्स है ना, इसको हम गलत मिसकसीव करते हैं। कई दफ़ा ऐसी जगह स्कूल खोल दिए गए थे जो जहाँ जरूरत नहीं थी, तो उनको उन्होंने रैशनलाइज भी करते हैं। ये पंजाब और सिंध में भी एक्सरसाइज की जाती है कि आपने पॉलिटिकल मोटिवेशन में एक जगह बना दिया स्कूल, वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहाँ ऑलरेडी उस एरिया में स्कूल मौजूद था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन एक्टिविटी थी। अब आपने उनको क्लब कर दिया तो उसको क्लोजर से नहीं लेते। टीचर्स की शॉर्टेज थी, उसको वो पूरा कर रहे हैं एंड दे आर इन्वेस्टिंग मोर। इस साल का उनका बजट पिछले साल से बहुत ज्यादा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। इस दफा फेडरल गवर्नमेंट भी उनको हेल्प कर रही है, एस्पायर ग्रांट से इस दफा हमको मजीद 2 बिलियन हम दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन प्लान्स ऑन द ग्राउंड। तो थिंग्स विल इम्प्रूव इंशाल्लाह। थिंग्स विल इम्प्रूव इंशाल्लाह। ठीक है जी, शायद वारसी साहब आपको क्या लगता है, अभी मोहिउद्दीन वानी साहब ने जो बोला कि थिंग्स विल इम्प्रूव इंशाल्लाह, तो अभी जो हमारे स्टेट ऑफ अफेयर है तालीम का अगर हम देखें तो ये अचानक तो नहीं हुआ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस हालत तक पहुँचे हैं। जिम्मेदारी किसकी है, और जो स्टेप्स बताए हैं मोहिउद्दीन वानी साहब ने, जो हुकूमत अभी ले रही है, ये इनफ है? अच्छा जी, मोहिउद्दीन वानी साहब ने बहुत ये ठीक कहा है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और इस तरह के जो इदारे हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नतीजे में जो स्कूल के इनरोलमेंट को बढ़ाने में, उसकी क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर की जाए तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के एजुकेशन के क्राइसिस को मैनेज किया जा सकता है। और ये मैनेज इसलिए किया जा सकता है कि देखिए, पूरे पाकिस्तान में जितने स्कूल हैं इस वक्त, पूरे अमेरिका में जितने पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल हैं, पूरे अमेरिका में इतने पब्लिक स्कूल नहीं हैं। इसका मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ स्कूल्स का मसला छोटे छोटे बिल्डिंगों में मौजूद हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस पैदा किया जाए। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि रिसोर्सेज शायद इतनी बड़ी रुकावट नहीं है जितना कमिटमेंट का इशू है। अगर कमिटमेंट होगी तो उसके नतीजे में जो है हम इस पूरे बहरान पे काबू पा सकते हैं। रिसोर्सेज मैं नहीं समझता कि रुकावट है। हमारे सामने बांग्लादेश की मिसाल मौजूद है, उसने अपना लिटरेसी रेट कितना ज़्यादा इंप्रूव किया है। जाहिर है कि उसकी कोई इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी तो पहले नहीं थी, तो इसलिए हमें भी एक कमिटमेंट के साथ अगर हम चलें, रिसोर्सेज को ठीक से इस्तेमाल करें,
तो मेरा ज़ाती तजुर्बा ये कहता है, मैंने दुनिया के 38 से ज़्यादा कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम को फिजिकली जाके देखा है, उसको समझा है। तो मैं ये समझता हूँ, और 17 मुल्कों में मुझे ट्रेनिंग का भी इत्तफाक हुआ है, तो पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ कमिटमेंट की कमी है। वो कमिटमेंट अगर पूरी हो और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कमिटमेंट की बहुत ज़रूरत है, उसके बाद ही हम मामलात को आगे लेकर चल सकते हैं। वक्त बहुत कम है, दोनों से माजरत खां हैं। दोबारा तालीम के लिए एक प्रॉपर सेगमेंट होगा जिस पर खुलकर बात होगी। हम तो अब ये रूटीन के साथ अब ये सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि हुकूमत अभी हम देख रहे हैं खासी मुतारिक नजर आ रही है। बिलखसूस हुकूमत पंजाब भी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कासी सरगर्म है निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए। तो आए रोज़ जो है इन मामलात से मुतल्लिक़ क्या डेवलपमेंट होती हैं, सिचुएशन जैसे जैसे अनफोल्ड होंगी, हम अपने मौजूद मेहमानों को दावत देंगे और उनसे मजीद एक्सपर्ट राय भी लेंगे। शाहिद वासी साहब बहुत शुक्रिया, मोहिउद्दीन वानी साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इस पर एक ही बात है कि स्कूल ज़रूर भेजें अपने बच्चों को, चाहे जैसा भी स्कूल है, स्कूल तो जाएंगे ना। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। नाजरीन, मुल्क भर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए, अमन को कायम रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। और बिलखसूस अगर हम FIA की बात करें तो लाहौर सर्कल को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एक बड़ा गिरोह जो है वो पकड़ा गया है। तो इसी से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल जी, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सुनो न्यूज़ सुहेल बलोच। सुहेल, ये बताइएगा कि ये तमाम तर वाक़या है क्या, इसकी तफसील दीजिएगा। जी शहर में ये एक बैनुल-अक़वामी नेटवर्क था जो कि लाहौर समेत मुख्तलिफ मकामात पर इनके प्रिंटिंग प्रेस बनाए हुए थे और प्रिंटिंग प्रेस में जैली जो है वो दस्तावेज़ात तैयार की जाती थी और भारतीय और जो अफगानिस्तान के बाशिंदे हैं उनकी मुआवनत इनको दरकार थी। FI ने 1 माह कबल इस पर काम शुरू कर दिया गया था। असास अदारों की इंफॉर्मेशन पर जो पहला छापा मारा गया था वो मियो हॉस्पिटल लाहौर की अकब में एक प्रिंटिंग प्रेस था, वहाँ पर छापा मारा गया और वहाँ से इस तरह की जैली जो प्रिंटिंग प्रेस से सामान बरामद किया गया। फिर उसके नतीजे में FIA लाहौर सर्कल जो है उनकी जानिब से एक अरसल प्रिंटिंग है प्रेस है, ये अभी तक इंफॉर्मेशन जो है ऑफ द रिकॉर्ड ही थी। सोर्स से इंफॉर्मेशन जो है ये मिली कि अरसल प्रिंटिंग प्रेस जो है वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा जो है वो इंडियन और अफगानी जो डाई है जिसके ज़रिए ये तमाम तर जैली वीज़े जो हैं वो तैयार किए जाते थे, दस्तावेज़ात जो है वो तैयार की जाती थी। और ये अरसल प्रिंटिंग प्रेस पर अरसल नामी एक एजेंट कह लो और स्मगलर कह लो ये था और इनके वालिद जो हैं अरसल के वालिद जो थे नदीम, ये दोनों मिलकर जो है वो काम कर रहे थे। अरसल जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इनके वालिद और इसके अलावा दीगर लोग जो हैं वो उनकी गिरफ्तारी जो है अभी होनी है। इसके साथ साथ गुजरावाला में एक मारूफ इंसानी स्मगलर था मुसव्वर बुखारी, उनको जो है वो FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की जानिब से छापा मार के ये कामयाब कार्रवाई है। सुहेल, जल्दी से बस ये बता दीजिएगा कि ये इंसानी स्मगलिंग का गिरोह करता क्या था? अजीम, ये एक तो अफगानिस्तान में यहाँ से जैली वीज़े भिजवाते थे और उनसे राब्तों में थे और भारतीय जो लोग थे उनको भिजवाते थे और इस तरह से इंसानी स्मगलिंग में ये मुलव्वस थे और दर्जनों के हिसाब से इन्होंने जैली दस्तावेज़ात तैयार करके उनको भिजवाई और उनसे जो है राब्तों में थे। इसके साथ साथ जो आम लोग हैं, सादा लोग शहरी, उनसे भी हजारों और लाखों रुपए जो है वो बटोरने के बाद उन्हें भी जैली वीज़े जो हैं वो दिए जाते थे और वीज़े देते थे और सादा लोग इंसानों को लूटते थे। सुहेल बलोच, आपने तफसीलात से आगाह किया। बहुत इसी मौजू पर बात करेंगे। साबिक एडिशनल DG FIA अमार जाफरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमार जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये कहिएगा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंटरनेशनल गिरोह का पकड़ा जाना कितनी बड़ी कामयाबी है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो ये इंसानी स्मगलिंग है ये कोई नया काम नहीं है, बहुत पुराना काम है। गालबन ये ओल्डेस्ट बिजनेस है। अगर मैं आपको हिस्टोरिकली बताऊं तो अमेरिका के अंदर जब वहाँ पे अमेरिका इस तरह नहीं था जैसा आजकल है, कोई 250-300 साल पहले, तो बाकायदा इंसानी स्मगलिंग होती थी जिससे वो लेबर का काम लेते थे। जब भी दुनिया में चीज़ें आगे जाएंगी तो डिमांड आती है और लोगों की जो लेबर कर सके या लोअर लेवल जॉब्स कर सके। पहली बात तो ये इट्स इशू ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमारे मुल्क में बेरोजगारी है, जॉब नहीं मिल रहा है लोगों को, लोग डिसअपॉइंटेड हैं। तो क्या होता है, एक होता है या जो एरिया बता रहे थे गुजरावाला गुजरात, ये बहुत मशहूर था ज़माने में कि भाई यहाँ से लोग बहुत स्मगल होते हैं जी। अच्छा, उसमें बड़ी पेनफुल स्टोरीज भी हैं, बच्चे मर भी जाते हैं बॉर्डर्स के ऊपर और वो। अच्छा, पहले ये काम सिर्फ पाकिस्तान के लोग आपस में करते थे यहाँ पे ना, कि लोगों से पैसे ले लिए, वीज़े बाहर से मंगा लिए, जाली वीज़े मंगा लिए, सही वीज़े ही मंगाते थे वो, जाली वीज़े मंगा लिए। इस पे FIA का पूरा
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो का सेटअप है और लॉज भी है, सब चीजें हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये जो वारदात है इसके अंदर जो शवाहिद सामने आ रहे हैं वो इंटरनेशनल गैंग है, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सही। हाँ अमार साहब, कई मुल्क मिलकर करते हैं आपस में। इंसानी स्मगलिंग में जो नेटवर्क मौजूद होता है वो किस तरह से ऑपरेट करता है, और उसमें ये जो पकड़ा गया गिरोह कितने लोग शामिल थे? जैसे कि आपने भी कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बाशिंदे इसमें शामिल नज़र आए हैं और पकड़े भी गए हैं, तो मतलब उनके बारे में खबरें ये मिली हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो पकड़े गए हैं। तो ये कहिएगा कि अब किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है उनके खिलाफ, और दूसरा भारत को इसमें क्या फ़ायदा है? क्या पाकिस्तान का इमेज ख़राब करेगा? नहीं, मैं बताता हूँ दो चीजें। एक इदारा है, इसका नाम इंटरपोल। जब भी 3-4 मुल्क इन्वॉल्व होते हैं तो इंटरपोल को मेरी इत्तला के मुताबिक बता दिया गया है। पहली बात तो ये है। ठीक। अभी जो आपकी बात है ना कि इमेज खराब करने की, वो मैं अभी आपसे बात करता हूँ। पहले हम जरा जुर्म की बात कर लें, फिर इमेज की भी आ जाएंगे। सही। जुर्म ये है कि पहले यहीं से हमारे ही गुजरावाला इस इलाके के लोग बाहर भेजते थे लोगों को, जाली वीज़ों पर बेचारे पकड़े जाते थे और वो वहाँ से डिपोर्ट होकर वापस रहते थे। अब आप खुद सोचिए, आयरनी देखें कि एक बाप ने अपने बच्चे को भेजने के लिए बीवी का जेवर भेज दिया, ज़मीन भेज दी और पैसे देके भेज दिया और बच्चा वापस आ गया। वापस भी ऐसा आया कि कुछ 4-6 माह जेल में रह कर आया वहाँ। यहाँ पे आगे और मसले होंगे उसके लिए। अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम में ये होता है कई मुल्क शामिल हो जाते हैं, क्योंकि अब लोग समझ गए थे। लोग कहते थे भाई पैसे जब देंगे, जब हमारे बच्चे को हम जॉब दिलवा दोगे। उसमें ये होता है कि बच्चों लोगों को बताने के लिए कि देखें ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, ये आपका वीज़ा आ गया है, ये यहाँ से उड़े यहाँ पहुँचे, ये करें वो करें, वटएवर। तो ये जो खास तौर पे हुआ है, इसके अंदर होता ये है कि जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स होते हैं वो उन मुल्कों को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके अंदर सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। इंडिया में सॉफ्ट टारगेट्स हैं, बांग्लादेश में भी सॉफ्ट टारगेट्स हैं, अफगानिस्तान में भी सॉफ्ट टारगेट्स हैं। तो हमारे ह्यूमन स्मगलर मिल गए हैं उनके ह्यूमन स्मगलर के साथ और मिलकर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन्होंने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। कार्रवाई इनके खिलाफ जो यहाँ लोकल लोग हैं वो हमारे कानून के मुताबिक होगी, और जो भारतीय या अफगानी लोग हैं उनको इंटरपोल का जो हमारा ऑफिस है वो सिंगापुर में है। हमारे जाफरी साहब ये भी कहिएगा कि इस तरह की कार्रवाइयों में क्या दहशत गर्दी के खतरात भी हो सकते हैं? क्योंकि जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, कोई इंसानी स्मगलिंग का गिरोह ऑपरेट करता है, तो जाहिर है उसमें बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व है, और वो डॉक्यूमेंटेड मनी तो नहीं है, वो सब ब्लैक मनी ही होगा, तो उससे मुल्क की मईशत को भी साथ साथ कहिएगा कि कितना नुकसान होता है। अभी आपने बात की, जब अफगान वॉर शुरू हुई तो बेशुमार लोग सिर्फ जिहाद के चक्कर में इस इलाके में, जबकि उनका कोई मकसद था जिहाद करने का, वो नौकरियां करने और ये वो आए थे। ठीक है जी, उनको लाया गया बाकायदा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब टेररिज्म शुरू होता है मुल्क में तो उनको जो लाने वाले होते हैं उनको ये नहीं कहा जाता कि आपको वहाँ पे जाके बम में से फड़वा देंगे आपको, या आप बम फाड़ देंगे जाके वहाँ पे। उन्हें ये कहा जाता है कि जी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे, या यहाँ पे जिस तरह जिहाद की बात की गई, इस तरह की कोई जिसे कहते हैं उनको इंटाइज किया जाता है वहाँ लाने के लिए, फिर लाके उनको टेररिज्म में डाला जाता है। अच्छा, अब उसमें जो आपने बात की है कि जो आपका पहला क्वेश्चन था कि इसमें कोई इंडियन लॉबी या कोई अफगान मिलके तो पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर रहे, तो इसमें सिर्फ सिंपल सी गुजारिश है कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये तमाम उन 50-60 मुल्कों से हो रही है, जिसके अंदर जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं ये भी शामिल हैं, इवन अफ्रीका के ममालिक शामिल हैं, इवन यूरोप के ममालिक जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है या कम है, वो लोग स्मगल हो जाते हैं वहाँ से ना। और ये सबको पता होता है एयरपोर्ट्स के ऊपर कि अब तो ये खैर काफ़ी कंट्रोल हो गया जब से ऑटोमेशन वाला हुई है हमारे FIA के अंदर। पहले तो कोई हिसाब किताब नहीं पता है, जाली पासपोर्ट, जाली चीज़ें सारी। और मईशत को कितना नुकसान होता है सर, ये भी बताइएगा अमार साहब, मईशत को कितना नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है मईशत को। इसकी सिंपल सी बात है, यहाँ से पैसा ड्रेन आउट होता है, उधर वो जो पैसा लेते हैं ना वो यहाँ नहीं लेते, वो पैसा बिल्कुल बहुत बड़ा पैसा होता है, डॉलर में होता है वो जी, $10,000 $20,000 पैसा होता है। हम दो चीजें लूज करते हैं, अपना पैसा भी लूज करते हैं और अपना एक नौजवान भी लूज करते हैं। लास्ट में आपका कमेंट चाहिए, नौजवान जैसे कि आपने जिक्र किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो गुजरात और वजीराबाद और क्या हो सकता है सियालकोट, गुजरावाला, यहाँ पर हम गली गली में और रोड्स पर हम देखते हैं इस तरह के ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग बैठे हुए हैं, और वो इसी तरह से लोगों को भेजते हैं, बाद में कुछ वहाँ पर मर जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं सज़ा काट के। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती प्रॉपर?
अच्छा, ये ना आपको अगर मैं बताऊं ना, तो ये पाकिस्तान से बनने से पहले ये जिसको मीरपुर कहते हैं ना, कश्मीर, यहाँ से लोग जाते थे, हिस्टोरिकली बात है ये। उसके बाद उन्होंने एक्सटेंड किया अपने आप को जेलम में, उन्हीं के फिर नस्लों ने एक्सटेंड किया अपने आप को गुजरात, गुजरावाला, तो ये ट्रायंगल सी बन गई। अच्छा, इनिशियली ये एक बड़ा काबिल एहतराम काम था कि अब यहाँ से जाएं, ज्यादा लोग जाते थे लंदन वगैरह, इसीलिए आप देखा होगा मीरपुर के बहुत लोग उनके पेरेंट्स वो बुला लेते थे उनको, आप आ जाओ। बड़ा रीजनेबल काम था, ऑनरेबल। ह्यूमन स्मगलिंग कब शुरू हुई कि जब वहां से फ्रॉड चीजें आनी शुरू हो गई, यानी ये फ्रॉड उधर शुरू हुआ। ये हमारे लोग इनोसेंट थे, उन्होंने कहा जी ठीक है, पैसे लेने चले जाएं। जब उनको जाके वो मुश्किलात पेश आई एयरपोर्ट्स पे और ये सब कुछ हुआ, तो फिर ये मसले हुए। अब तो इतना वो ऑर्गेनाइज हो गया है, मैं फिर कह रहा हूँ कि इतनी सैड स्टोरीज हैं कि वो बताते भी दुख होता है कि किस तरह हमारे बच्चे ट्रकों में बंद हो गए, कंटेनर में। बिल्कुल अमर जाफरी साहब, और बल्कि जिस तरह के हौलनाक हादसात इस दौरान पेश आते हैं, वो खबरें हम लोग अपने मीडिया चैनल्स के थ्रू रिपोर्ट भी करते हैं। आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। साबिक एडिशनल DG अमर जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मैसेज यही है कि जी बिल्कुल आप जो एजेंट्स हैं, इस तरह के लोग जो डंकी लगवाते हैं या इलीगल तरीके से भेजते हैं, उनकी बातों में, उनके झांसों में बिल्कुल मत आइए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक अहम मौजू पर बात करेंगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुदकुशी से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखते हैं। तो अगर दर्जाबंदी की बात की जाए, आलमी दर्जाबंदी की, तो पाकिस्तान में होने वाले सुसाइड के जो केसेस हैं, उनकी तादाद दुनिया में 6ठे नंबर पर आती है। मर्द जो हैं वो 5वें नंबर पर आ रहे हैं, यानी सुसाइड करने वाले ख़वातीन 6ठे नंबर पर हैं। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात डॉक्टर उज़मा सदाकत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, आज खुदकुशी का जो आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है। इससे अवेयरनेस जो है वो कितनी ज़रूरी है, और आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन है इस मामले को, और ये केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अच्छा, खुदकुशी जो है ये एक मेंटल हेल्थ का इशू है जिसको हम पब्लिक हेल्थ की डोमेन के अंदर रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर सोसाइटीज़ के अंदर इसके साथ स्टिग्मा काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि लोग जानबूझ के अपनी जान ले लेते हैं, और हम इसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा देखते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ये कोई रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने के बजाय अगर हम इसको कोई पब्लिक हेल्थ का डोमेन कंसिडर करने की तरफ जाएंगे तो हम ज़्यादा बेहतर इकदाम कर सकते हैं टू प्रिवेंट दिस। और ये जो 10 सितंबर को डे भी मनाया जाता है, ये बेसिकली प्रिवेंशन का डे है कि आप प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें कि खुदकुशी जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे ज़्यादा केसेस हैं जो आप देखती हैं कि वो खुदकुशी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? ऐसा एज ग्रुप कौन सा है? और ज़्यादा पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मसाइल क्या हैं? क्या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर घरेलू झगड़े भी इसमें शामिल हैं? तो ज़्यादातर हम जो इसमें एज ग्रुप देखते हैं वो 15 से 25 साल का रेंज है कि उसमें अब ज़्यादा जो है वो खुदकुशी के रुझानात जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन आमतौर पे ज़्यादातर लोगों का ख्याल यही होता है कि ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर तो खुदकुशी की तरफ जाते हैं। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो कोई रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो सकता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई उसके अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, या कोई और जो यानी डिफरेंट तरह के लॉसेस हैं हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं। लेकिन दर हकीकत समझने की बात यह है कि कोई भी शख्स जो है वो अपनी जान लेने का जो कस्द है वो किसी एक्सटर्नल रीजंस पे नहीं करता, ये उसके ब्रेन के अंदर ख्यालात जो हैं वो पैदा होने शुरू होते हैं। ये दिमागी मसला है, यानी खुदकुशी जो है ये दिमागी मसला है। लेकिन हम चूंकि जब कहीं पे सुसाइड हो जाती है तो हम रेट्रोस्पेक्टिवली देख रहे होते हैं कि क्या वजूहात थी जिस वजह से इस शख्स ने जो है वो खुदकुशी की तरफ गया, तो कोई ना कोई वजह हम फिर ढूंढ लेते हैं उसके अंदर। एक्सटर्नल डिप्रेशन हो जाना बहुत ज़्यादा एक तो वजह इसकी डिप्रेशन है, यानी जो मेंटल हेल्थ हम डिसऑर्डर्स की बात करेंगे डिप्रेशन है। इसके अलावा जो लोग नशे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनके अंदर भी खुदकुशी का रुझान जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। फिर कई ब्रेन डिसऑर्डर हैं जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है या बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर है, इसमें मुब्तला जो अशखास हैं उनके अंदर भी खुदकुशी का रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, अभी जैसे स्टैट्स कुछ फैक्ट जो है वो बताए शहरबानों ने भी, आदमियों की तादाद ज़्यादा है जो अपनी जान का खात्मा कर लेते हैं जल्दी। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं। अच्छा। लेकिन जिन लोगों की सुसाइड मुकम्मल होती है वो मर्द हज़रात ज़्यादा हैं, क्योंकि मर्द ज़्यादा लीथल वेज यूज़ करते हैं टू कमिट सुसाइड एज़ कम्पेयर टू ख़वातीन के। ख़वातीन थोड़े कम लीथल वेज यूज़ करती हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा बचत उनकी हो जाती है। कोई भी जब एक सुसाइड कोई शख्स कर लेता है, अंजाम तक पहुंचता है,
तो उसके पीछे कोई 20 अटेम्प्ट्स वो टाइम एंड अगेन कर चुका होता है, तब कोई एक खुदकुशी जाके तकमील तक पहुंचती है। अच्छा, मतलब ऐसा first नहीं है time कि नहीं है। कोई पहली दफा थॉट आई और उसने पहली अटेम्प्ट की और फिर उसने कर ली। कई सालों तक ये ख्याल पकता रहता है लोगों के जहनों में, जिसको वो बाज़-औक़ात लोगों के साथ शेयर नहीं करते एंड इवेंचुअली वो लोगों के साथ शेयर करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंड फिर कहीं ना कहीं वो अटेम्प्ट्स करते हैं और उन अटेम्प्ट्स को लोग रेस्क्यू करने की तरफ जाते हैं। फिर कोई अटेम्प्ट एक ऐसी लीथल होती है जो कि फिर उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है। कि आपका पार्टनर या आपका फैमिली मेम्बर आप देख रहे हैं कि वो इस तरफ जा रहा है डिप्रेशन की तरफ, और खुदा न ख्वास्ता वो इस तरफ भी जा सकता है सुसाइड। अच्छा, आमतौर पे जो सुसाइड लोग कमिट करते हैं उनके कई साइंस हमें नज़र आते हैं जिसको हम फिगर आउट अगर कर लें या हमें पता हो तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर साइंस ये जो हैं खुदकुशी किसी शख्स के करने से, ये डिप्रेशन से मिलते जुलते हैं। यानी अगर किसी शख्स के वेट में सिग्निफिकेंट गेन या लॉस नज़र आता है तो ये एक साइन हो सकता है। मूड जो है उसका डाउन बहुत रहता है, क्राइंग स्पेल्स हैं, या वो आइसोलेशन में रहता है, या लोगों के साथ मिलना जुलना वो पसंद नहीं करता और कमरे में बंद रहता है, किसी फैमिली गैदरिंग में वो जाना नहीं चाहता। बाज़-औक़ात एक सटल साइन ये भी आपको नज़र आता है कि ऐसा शख्स जो खुदकुशी का ख्याल जिसके जहन में पक रहा है तो वो अपनी पोजेशंस जो है वो लोगों में बांटना शुरू कर देगा, एज इफ़ कि अब उसको ज़रूरत नहीं, या वो इस तरह की बातचीत करता नज़र आएगा कि मैं तो अब किसी और ही सफ़र के ऊपर हूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ रहा हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, या फिर सब खत्म हो गया है, या सब खत्म हो गया। ये विजिबल साइन है, यानी ये सटल नहीं है कि इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, इस ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है, ऐसे जीने से तो मर जाना ज़्यादा बेहतर है। ये विजिबल साइन है। जब लोग ऐसी बातें करते हुए नज़र आते हैं तो यूजुअली हम इसको ज़्यादा सीरियस कंसिडर नहीं करते, लेकिन ऐसा कोई भी शख्स जो है बात करता नज़र आए तो उसको बड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये ख्याल किसी एक्सटर्नल वजह से नहीं उसके ब्रेन में आ रहा, बल्कि उसके जहन के कुछ अंदरूनी हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से ये ख्याल उभर रहा है। एक और चीज़ ख़वातीन में मैं देख रही हूँ कि ससुराल का उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होना, जुल्म और सितम करना, ये भी ख़वातीन को सुसाइड की तरफ लेके जाता है। देखें, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपके इस सारे प्रोसेस को ट्रिगर कर देते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि ब्रेन के अंदर से खुद जो है हम देख रहे हैं कि बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो लोग जो है ना वो सुसाइड अटेम्प्ट कर। देखिए, आप इंडिया में भी मुख्तलिफ वाक़यात सुनते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर हैं, किसान जिसकी वजह से सुसाइड की तरफ जाते हैं, बट अगेन ये सब हम रेट्रोस्पेक्टिवली बात करते हैं कि वजूहात क्या हैं। पेशेंट में ऑलरेडी ये मसाइल होते हैं, उसके ब्रेन में कोई ट्रिगर पॉइंट आ जाता है जो कि उन्हें एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाता है। अब जल्दी से इसका हल भी कोई कि अगर किसी में ये साइन सिम्टम्स हम देख लें तो उम्मीद की किरण उस शख्स में कैसे जगाई जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें किसी ना किसी प्रोफेशनल से ज़रूर रब्ता करने की ज़रूरत है, जिसमें माहिर नफ्सियात हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं। और आप पहली बात यह है कि एक मिथ ये भी पाया जाता है कि अगर हम किसी शख्स से बराह रास्त खुदकुशी पे बात करेंगे तो कहीं ये ख्याल ज़्यादा ना पकने लगे, तो उसके जहन में वो ऑलरेडी चल रहा है। सो उस मौजू को ओपन करें कि उससे पूछें कि क्या तुम्हारे जहन में कुछ ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की तरफ सोच रहे हो। और अगर वो कहता है कि हाँ, मेरे जहन में इस तरह के ख्याल उभर रहे हैं, तो फिर उसे पूछ लें कि क्या तुमने कुछ सोचा है इस बारे में, या तुम चाहते हो कि कोई हेल्प लो ताकि इन ख्यालात को ख़त्म करने की तरफ जाओ। एक चीज़ हमें मान के चलनी चाहिए कि ज़िंदगी इतनी प्यारी चीज़ है कि कोई शख्स इस दुनिया से जाने की बात सोचना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई शख्स सोच रहा है तो इसका मतलब है कि उसका जहन जो है वो कुछ इस तरह की केमिकल इम्बैलेंस है पीछे कि ऐसी सोचें खुद से आ रही हैं, सही है, उभर रही हैं उसके जहन में। ये सिचुएशन जो है उसको चाहिए ही नहीं है, वो चाहता है कि मैं इस सबसे ख़त्म। वो अपने जो एक्सटर्नल हालात हैं बाज़-औक़ात वो उन्हें फिक्स करना चाहता है। सो एक तो आपको उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है, दूसरा आपको उन्हें कहने की ज़रूरत है कि ये जो आपके हालात हैं जो आपको बहुत मायूस कुन नज़र आ रहे हैं या आप नाउमीदी की तरफ हैं, तो मेरा ख्याल है कि किसी प्रोफेशनल से रब्ता करने की ज़रूरत है ताकि वो कोई ऐसा पर्सपेक्टिव दे जिससे आप हालात को सुधारने की तरफ जा सकें। डॉक्टर उज़्मा सदाकत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम से मुझे और शहरबानों को इजाज़त है। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई मौज़ूआत के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।